चलिए अब इस हिस्से का जो, हाँ, इस मौजू में जो आखिरी बात है वो आज मुकम्मल कर लेते हैं। वो ये है कि जैसे हमने ये डिस्कस किया कि इसम के डिफरेंट रोल्स होते हैं और हर रोल में उसकी एक स्पेसिफिक एंडिंग होती है, और वो हमने कहा कि तीन रोल्स हो सकते हैं, रफा नस्ब जर, और उसके अकॉर्डिंगली तीन एंडिंग्स हो सकती हैं। और कुछ अस्मा हैं जिनमें एंडिंग में चेंज आता है उनकी हरकत में, और कुछ अस्मा में हरूफ में चेंज आता है। तो अब आज इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे कि हमें पता कैसे चलता है किसी इसम के बारे में कि उसका एराब जुमले में क्या है, या वो किस तरह से जुमले में इस्तेमाल किया गया है, क्या वो रफा में है या उसका एराब नस्ब है या जर है। तो एराब की अलामात क्या होती हैं, ठीक है। या यूं कह लें कि किसी इसम को अगर इसी बात को दूसरी तरह बयान किया जाए तो वो ये होगा कि जो इसम के तीन यूजेजेस हैं, रफा नस्ब जर, उनमें उनकी क्या एंडिंग्स होती हैं। यानी रफा में अगर कोई इस्म आ रहा है तो उसके आखिर में क्या हरकत आएगी या कौन सा हर्फ होगा। इसी तरह नस्ब में जो इस्म आएगा उसके एंड पे कौन सी हरकत या हर्फ होगा, और जर वाले इस्म पे कौन सी हरकत और हर्फ होगा। ठीक है। तो अलामात एराब हैं बेसिकली जो अब हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उससे आपको अंदाजा होगा उन अलामात की मदद से कि कोई भी इस्म जुमले में जो है वो किस तरह से यूज हो रहा है। अच्छा, इसमें वही दो टाइप्स हैं। कुछ अस्माएं हैं जिनमें एराब आता है हरकत के जरिए, यानी वो जो चेंज आता है वो हरकत में आ रहा होता है, तो उनमें हम एराब को पहचानेंगे भी हरकत की मदद से। ठीक है, तो उनमें अलामात एराब हरकत। अब पहले हम वो अस्मा देख लेते हैं जिनमें एराब बिल हरकत होता है, और बाद में वो देखेंगे जिनमें एराब बिल हुरूफ होता है या एराब बिल हर्फ होता है जिन। इसमें अब मैं जैसे डॉक्यूमेंट खोल के आपको एक दिखा देता हूँ। अब ये देखिए कि अब हम पहले वो वाले अस्मा डिस्कस कर लेते हैं जिनमें एराब आता है हरकत के जरिए, यानी वो अस्मा जिनमें जब उनका रोल चेंज होगा रफा से नस्ब या नस्ब से जर, तो उनके आखिर में हरकत बदलेगी। ये टोटल जो है वो तीन तरह के अस्मा हैं जिनमें ये वाला चेंज आ रहा होता है, एराब वाला। ठीक है, वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ तीनों। सबसे पहले जो वाहिद इस्म होता है, वाहिद कोई सा भी हो, कोई भी इस्म अगर वाहिद है, चाहे वो मुजक्कर है चाहे मुअन्नस है, तो उसका एक स्पेसिफिक एराब है, और उसमें वो जो उसके जब एराबी चेंजेस आएंगी तो वो चेंजेस उसकी हरकत में आएंगी। ठीक है। इसी तरह वाहिद के साथ ही हम लिखेंगे जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, कौन सी जमा होती है। ब्रोकन प्लूरल्स जिनको हम उनके मीनिंग से पहचान सकते हैं कि ये प्लूरल्स हैं। हम्म। हाँ ठीक है। और यानी जिनका स्ट्रक्चर जो है वो सिंगुलर से ज़रा थोड़ा डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पे किताब से कुतुब है, या रजुल से रिजाल, नबी से अंबिया। तो वाहिद और जमा मुकस्सर जो इसम होता है इसमें भी हरकत चेंज हुआ करती है। इसमें फर्दर पे दो कैटेगरीज हैं, एक वाहिद और जमा मुकस्सर, एक मुनसरिफ इसम होता है, और दूसरा इसम है वाहिद और जमा मुकस्सर गैर मुनसरिफ। अब ये मुनसरिफ वाला लफ्ज आपके लिए नया है, ये इससे पहले नहीं पढ़ा ना, इस बुक में तो नहीं आया कम से कम। क्या आया हुआ है पहले। नो नो नहीं सर, आया नहीं हुआ है। है। हम्म। ठीक है। इसकी फर्दर अब हमने जैसे दो किस्में कर ली, एक वाहिद और जमा मुकस्सर मुनसरिफ कर लिया, और एक गैर मुनसरिफ। उसकी वजह यह है कि मुनसरिफ की हरकत थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, गैर मुनसरिफ की ज़रा मुख्तलिफ है उससे, तो दोनों की हरकत में भी फ़र्क है कुछ। वो क्या फ़र्क है वो भी देखते हैं। लेकिन पहले अगर इसको देख लें कि मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ ये क्या डिवीजन है, तो सिंपल है। इस्म के बारे में हमने डिस्कस किया था कि इस्म की अलामात में से एक अलामत है कि उसके आखिर में तनवीन होती है, यानी एक आखिरी आखिर में उसके इजाफी नून होता है, नून साकिन, जिसको हम तनवीन कहते हैं। तो ये इस्म की पहचान है, और इस वजह से जो उमूमन अस्मा है या अस्मा की जो मेजॉरिटी है वो तनवीन लेती है। ऐसे तमाम अस्मा जो तनवीन लेते हैं उनको कहते हैं मुनसरिफ। ठीक है, यानी जो तनवीन ले सकते हैं
वो अस्मा मुनसरिफ कहलाते हैं, और ये मेजॉरिटी अस्मा की मुनसरिफ ही होती है। गैर मुनसरिफ जो है, ये एक स्पेसिफिक, आप कह लें कि क्लास है अस्मा की, जो तनवीन नहीं लेते, यानी इन पे तनवीन कभी भी नहीं आती किसी भी सूरत में। एक तो हमने वो पढ़ा था ना कि अगर अलिफ लाम आ जाए तो तनवीन इस्तेमाल नहीं करते, वो अलग चीज है, यानी वो मुनसरिफ इसमें, मिसाल के तौर पे किताबुन, तो इस पे भी जब अल आएगा तो तनवीन नहीं बोलेंगे, अल किताबु, तो है लेकिन किताब मुनसरिफ ही। ठीक है, मुनसरिफ का ये मतलब नहीं होता कि जिसपे हमेशा तनवीन हो, लेकिन मुनसरिफ वो है जो तनवीन ले सकता है। अगर अल लगा हुआ है तो तनवीन नहीं आएगी, अल नहीं है तो तनवीन आएगी। लेकिन जो गैर मुनसरिफ है वो ऐसा है इसमें जिसपे तनवीन आती ही नहीं, कभी भी नहीं आएगी। मिसाल के तौर पे अल मसाजिदु, मस्जिद की जो जमा है, अल मसाजिदु, अल हटा दें आप तो फिर भी आप बोलेंगे मसाजिदु, तनवीन नहीं आ रही इस पे। ठीक है, हालांकि दीगर अस्मा पे तो आती है ना, अल किताबु, अल हटाएंगे तो किताबुन। तो हर इस्म जनरली तनवीन लेता है, अनलेस ये कि उस पे अल लगाओ। तो गैर मुनसरिफ ये एक महदूद क्लास है अस्मा की जो तनवीन लेते ही नहीं है। वो आगे चल के पढ़ेंगे कि कौन से इसमें जो गैर मुनसरिफ होते हैं और इनको पहचानते कैसे हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल इतना इनका फर्क मालूम हो गया ना, कि मुनसरिफ इसम होता है जो तनवीन ले सकता है, गैर मुनसरिफ वो इसमें जो तनवीन नहीं ले सकता, जो कभी भी तनवीन नहीं लेता। क्लियर है? इन दोनों ही में हरकत चेंज होती हैं, जी सर। लेकिन दोनों की हरकत थोड़ी डिफरेंट है। और तीसरा इसम जिसमें जो चेंज आता है वो हरकत में आता है, वो है जमा मुअन्नस सालिम। जमा मुअन्नस सालिम, ये कौन सी वाली जमा है जी? जमा मुअन्नस सालिम कौन सी जमा है? जमा सालिम कहते किसे? जी, जिन के आखिर पे ता आती है। जिन के आखिर में ता आती है? नहीं, मैं वैसे अब जनरल पूछूंगा, जमा सालिम कौन सी होती है। सिर्फ मुअन्नस का नहीं पूछ रहा, पहले तो ये बताएं ना जमा सालिम होती क्या है। जिसमें इसम जो है वो उसको तोड़ते नहीं है, उसके आगे आखिर में जो है वो अलिफ नून या ये नून ऐड करते हैं। हाँ, कोई भी इजाफा करके वाहिद के आखिर में उसको जमा बना लेते हैं, वो जमा सालिम। अब इसमें जमा मुअन्नस सालिम कौन सी वाली होती है? अभी आपने कहा था कि किसी ने कि इसके आखिर में ता है, सिर्फ ता नहीं होती ना, ता के साथ कोई और भी हर्फ होता है। अलिफ अलिफ और ता। ता। था। हाँ, अलिफ ता होती है। तो अलिफ और ता दोनों ऐड किए जाते हैं, सिर्फ ता नहीं होता। ठीक है, जैसे मुस्लिमा है तो मुस्लिमात, इम्तिहान है इम्तिहानात, तो अलिफ और ता के इजाफे से जो जमा बनती है वो जमा मुअन्नस सालिम। तो ये तीन तरह के अस्माएं हैं जिनमें चेंज हरकत में आता है, यानी इनका एराब हरकत के जरिए दिया जाता है। अब वाहिद और जमा मुकस्सर मुनसरिफ, इसको हम एक गिन रहे हैं। और दूसरा इसमें वाहिद और जमा मुकस्सर गैर मुनसरिफ। मुनसरिफ वो है जो तनवीन ले सकता है, गैर मुनसरिफ वो है जो तनवीन नहीं ले सकता। मैं बार बार ले सकना जानबूझ के बोल रहा हूँ, ताकि आपके जहन में ये ना आए कि मुनसरिफ वो नहीं होता जो तनवीन जिस पे है। समटाइम्स मुनसरिफ पे भी तनवीन नहीं हो, जैसे अल उस पे लगा हुआ है, या कुछ और केसेस भी होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यानी ये है उनकी एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो तनवीन अगर ले सकता है तो वो मुनसरिफ है, और नहीं ले सकता तो वो गैर मुनसरिफ। और तीसरा जो इसम है जिनमें हरकत चेंज होती है वो जमा मुअन्नस सालिम, यानी वो अस्मा जो अलिफ ता पे एंड करते हैं। अब वन बाय वन हम देखते हैं कि ये जितने भी अस्मा हमने देखे हैं ये तीनों, इनमें एराब की हरकत क्या होंगी, यानी रफ़ा में अगर ये इसम यूज होगा तो उसकी अलामत क्या है, अगर नस्ब में आएगा तो अलामत क्या, और जर में है तो फिर उस पर हरकत कौन सी यूज होगी। ठीक है जी, तो हम यहाँ तीन कैटेगरीज रख लेते हैं, रफ़ा, नस्ब और जर। और इधर हम अलामत जो है वो अलग से लिख लेंगे, अलामातुल एराब। अच्छा, अब इसमें वाहिद की मिसाल हम जैसे ले सकते हैं, किताब ही की एग्जाम्पल ले लेते हैं, चूंकि किताब का लफ्ज वाहिद है। तो अगर मैं इसको रफ़ा में इस्तेमाल करता हूँ पहले, जैसे हम कहें कि किताब मुफीद है, तो किताब यहाँ सब्जेक्ट है ना,
تو رفع میں آ رہا ہے. الکتاب مفید. تو یہاں کتاب کے اینڈ پہ کون سی حرکت آ رہی ہے؟ ضمہ ہے نا، پیش ہے. اس کا مطلب ہے جو بھی واحد اسم ہوتا ہے وہ جب حالت رفع میں ہو تو اس کے آخری حرف پہ پیش بولتے ہیں، ضمہ آتی. ٹھیک ہے، تو یہ پہلی جو علامت اعراب ہے یہ ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ واحد اسم میں پیش علامت ہوتی ہے رفع کی. جب وہ اسم مسند الیہ یا مسند ہوگا یعنی رفع کے کیس میں آئے گا تو اس کے اینڈ پہ ہم پیش بولیں گے. کلیئر ہے؟ اسی کو ہم کتاب کو لے کے چلتے. میں نے ایک کتاب پڑھی، معاف کیجیے گا، ہاں، تو میں نے ایک کتاب پڑھی. اب یہاں کتاب جو ہے یہ نصب میں آئے گا نا، چونکہ یہ ایڈیشنل انفارمیشن ہے. میں نے پڑھی تو میں سبجیکٹ ہوں اور پڑھنا جو ہے وہ پریڈیکیٹ ہے، وہ خبر ہے بیسک. تو کتاب یہاں نصب میں آ رہا ہے. اور اب آپ دیکھیے گا کہ اس پہ آخر میں جو حرکات ہیں وہ کیا ہیں. آخری حرف پہ با پہ زبر آئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے واحد اسم جب منصوب ہوگا، جب حالت نصب میں استعمال کیا جائے گا تو اس کا آخری حرف پہ فتحہ ہوگی، زبر آئے گا. تو زبر جو ہے وہ نصب کی علامت ہوتی ہے واحد اسم. ٹھیک ہے، اور اگر یہ جر میں آئے گا، جیسے میں نے ایک کتاب میں پڑھا، ہم اس کو حرف جر کے ساتھ یوز کر لیتے ہیں. تو قرأت فی کتاب. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ جر میں آیا ہے تو اس کے آخری حرف پہ زیر آئی ہے. تو یہ تین حرکات جو ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں پیش رفع کی علامت ہوتی ہے واحد اسم میں، اور زبر جو ہے نصب کی علامت ہے، زیر جو ہے وہ جر کی علامت ہے. کلیئر ہے؟ جی سر. صحیح ہے. تو اگر آپ کوئی بھی واحد اسم ہے اس کے اینڈ پہ پیش دیکھیں تو اس کا مطلب ہے وہ اس کا جملے میں کیا یوزیج ہے، وہ رفع میں ہے، یا مسند ہے یا مسند ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ واحد کوئی اسم میں اس کے اینڈ پہ فتحہ دیکھتے ہیں زبر، آپ لوگوں کو ضمہ فتح کسرہ پتہ ہے نا، اس سے مطلب پریشانی تو نہیں ہوتی. یہ چونکہ میرا خیال ہے ڈسکس کیے تھے ہم نے شروع کہ یہ نہ بولا کرو. سر پتہ چل جاتا ہے. ہاں پتہ چل جاتا ہے نا، بس ٹھیک. تو اگر ہم دیکھیں کہ واحد اسم اس کے اینڈ پہ زبر آ رہی ہے، فتحہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جملے میں ایڈیشنل انفارمیشن دے رہا ہے، وہ نصب میں آ رہا ہے. اور اگر واحد اسم کے آخری حرف پہ زیر ہے یعنی کسرہ ہے تو ہم اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں اس جملے میں حالت جر میں، یعنی یا تو مضاف الیہ یعنی پوزیسر، یا وہ حرف جر کے بعد آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم جمع مکسر کی بھی ایک مثال اس کے ساتھ ہی لکھ لیتے ہیں، اور ان کی حرکات ایک جیسی ہیں، یعنی واحد میں اور جمع مکسر کی علامات اعراب میں کوئی فرق نہیں ہے، اسی لیے ہم نے ان کو سیم کیٹیگری میں رکھا ہے. جمع مکسر جو ہے اس کی اگزامپل ہم یہی کتاب سے لے لیتے ہیں. تو کتاب کی جمع ہوتی ہے کتب، کتب جمع مکسر ہے. تو انہی جملوں میں اگر ہم دیکھیں تو ہم کہنا چاہیں کہ کتابیں مفید ہیں تو ہم کہیں گے الکتب مفیدہ. ٹھیک ہے، تو یہ مرفوع ہے تو ضمہ کے ساتھ آ رہا ہے. جب منصوب ہوگا یعنی حالت نصب میں آئے گا تو اس کے آخری حرف پہ زبر آئے گی، جیسے میں نے کچھ کتابیں پڑھی، قرأت کتبا. ٹھیک ہے، اور جب یہ حالت جر میں آئے گا جمع مکسر تو اس کے آخری حرف پہ زیر آئے گی، جیسے میں نے کچھ کتابوں میں پڑھا، قرأت فی کتب. کلیئر ہے؟ تو یہ جو ضمہ فتح کسرہ یعنی پیش زبر زیر والی جو علامات ہیں یہ واحد اور جمع مکسر منصرف دونوں پہ اپلیکیبل. واضح ہے جی؟ اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ جی سر کلیئر ہے. کلیئر ہے. چلے اچھی بات ہے. یہ آپ لوگوں کو اسکرین شو ہو رہی ہے نا؟ جی سر ہو رہا ہے. صحیح. اب میں آپ کو کچھ واحد اسما جو ہیں وہ اس میں بتاؤں گا ان آیات میں، یا جمع مکسر، آپ اس کی علامت دیکھ کے اس کا اعراب بتائیں گے. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے انم. جی جی سر. انم. جی جی. یہ بتائیے گا، یہ میقات ہے ورڈ، ٹھیک ہے، سنگولر ہے یہ ناؤن، میقاتی. تو میقاتی جو ہے
इसका एराब क्या है इस जुमले में, रफा नस्ब जर में से? जर। जर है, बिल्कुल ठीक, चूंकि इसके आखिरी हर्फ पे जेर इस्तेमाल हुई है। और जर क्यों आई हुई है यहाँ पे? क्योंकि मीकाती से पहले कौन सा हर्फ है? लाम। लाम हर्फ जर होता है। जैसे अल्हम्दु लिल्लाही, तो लाम हर्फ जर है, उसकी वजह से अल्लाह के इसम पे भी हम आखिर में जेर बोल रहे हैं। तो इसी तरह ये भी लीमीकाती। अच्छा, आगे आप ही बताइएगा ना, इसमें रब्बू, रब्बू का इराब क्या है यहाँ पे? फतह। नहीं नहीं, रफा नस्ब जर में से बताएं। और रफा। पता तो जबर को कहते हैं। हाँ, रफा है, रफा। क्योंकि इसके एंड पे पेश है। और रफा में कौन सा इसम यूज किया जाता है जो जुमले में या तो सब्जेक्ट होता है या प्रेडिकेट होता है? अब आप इसका मीनिंग देखें, कल्लमहु रब्बुहु, उनके रब ने उनसे कलाम फरमाया। तो रब का वर्ड यहाँ इस जुमले में सब्जेक्ट है ना, अल्लाह ने बात की। तो रब जो है ये फाइल है, सब्जेक्ट है, मुस्नद इलैह है, इस वजह से रफा में यूज हुआ है। ठीक है। अच्छा जी, मोमिना। जी, मोमिना है यहाँ पे? मुबशरा। जी सर। जी, आप बताइएगा, ये अल जबली, इसका इराब क्या है? इसका जर, जबल, ये तो जर हो जर है। जाएगा। हाँ, और अलामत इराब क्या है? कैसे पता चला कि ये जर है? क्योंकि इस पे कसरा है आखिरी कसरा है, लेटर पे, लास्ट। बिल्कुल ठीक है। और इस पे जर क्यों आई है? इससे पहले जो लफ्ज है इला, इलल जबली, जबली, तो बेहतरीन, वो इला हर पे माशाल्लाह, जर है। इला हरफ जर, बिल्कुल ठीक है। तो जर सिर्फ दो केसेस में ही आएगी, हरफ जर के बाद, या अगर हरफ जर नहीं है तो इसका मतलब है वो इसम मुताफिल है जो जर में आ रहा है। अच्छा, आप अगला भी बताइएगा मुबशरा, ये जो मकाना, मकाना, इसका इराब क्या है? ये हालत नस्ब में है, ये नस्ब है इसका इराब, क्योंकि इसके ऊपर फतहा है। सही है, माशाल्लाह, बेहतरीन, जबरदस्त। और नस्ब में कौन सा इसम यूज करते हैं जुमले में? जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है इसम के बारे में। बिल्कुल ठीक है, सही है, माशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद एक स्टूडेंट हैं, वो उनको कोई डिवाइस का नाम है पायरेट गर्ल। वो मुझे मालूम नहीं है आपका नाम क्या है, तो सॉरी सर, मैं नाम चेंज करना हाँ, भूल वो गई। चेंज कर लीजिएगा। नाम है क्या वैसे आपका? जी जी सर, गजाला बतूल। अच्छा अच्छा, नहीं, वो गजाला और पायरेट्स की तो बिल्कुल मुनासिबत नहीं बनती। सर, तो सर वो गूगल अकाउंट है ना, तो वो हो अच्छा गया। अच्छा, चलें, कोई नहीं। अच्छा, ये बताएं कि अ, ये देखिए, ये है रब्बू, सर ये मेरा जो फर्स्ट यहाँ पे है आज। फलम्मा तजल्ला रब्बू जी। सर मेरा फर्स्ट डे है आज। अच्छा, आज आपका पहला दिन, ठीक है, ठीक। चले जी, सबीहा। जी सर। जी जी सर। हाँ जी, आप बताइएगा, फलम्मा तजल्ला रब्बू, तो यहाँ रब का जो लफ्ज है, एराब क्या है इसका? सर पेश आ रही है, तो ये रफा नहीं, होगा। रफा नस्ब जर में बताएं। रफा। अच्छा, आपने अलामत पहले बताइए, पेश आ रही है तो एराब क्या होगा? रफा होगा ये। रफा होगा, बिल्कुल ठीक है। और ये वो ही मुस्नद इलैह है ना, सब्जेक्ट है, कि रब ने तजल्ली फरमाई। ठीक है, आगे अल जबली का भी बताइएगा। अल जबली में इसमें कसरा आ रहा है और ये होगा जर, और इसमें अल भी आ हम्म रहा है। नहीं अल आने का क्या मतलब? नहीं नहीं, इसमें अल नहीं है। अल भी तो होता है ना, हरफे जर में आता है। नहीं नहीं, अल ये तो तो अल तो नहीं होता। अल तो मारिफा चल, करने के लिए आता है ना, वो हरफ तारीफ है, डेफिनेट आर्टिकल है, वो इला होता है, जैसे ऊपर आया था इलल जबल, इला जी हरफ सर जर है, सॉरी। अल नहीं।
इलाही। इसमें हरफ जर कौन सा है लिल जबली में? क्या ये जो पूछा लाम आपने? अटैच ये जो लाम अटैच हुआ हुआ है जबल से जी। पहले, ली, ये हरफ जर है। ठीक है, तो इसकी वजह से उस पे जबल पे हालत जर आई है। जी जी सर। समन। जी सर। जी ये बताइएगा दक्कन, सर इसका ये एराब नसब क्या है। है? नसब है। और अलामत एराब क्या है? जबर, फतहा। ज़बर है, बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। और इसके बाद ये साइक़न। तो ये भी नसब है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें आपने नोट किया होगा कि कुछ इसमें ऐसे हैं जिनमें तनवीन आ रही है, कुछ में नहीं आ रही। उसका एराब से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना। मतलब ये जरूरी नहीं है कि जर है तो उसमें एक जेर हो या दो जेरें हो। वो डिपेंड करता है उस इसम की कंडीशन पे। अल के साथ यूज हुआ हुआ है तो सिंगल हरकत लेगा, वरना डबल हरकत लेगा। ठीक है, अगर वो मुनसरिफ इसम है तो। लेकिन आपने जस्ट हरकत देखनी है, अगर पेश है तो रफा इंडिकेटर है, जबर नस्ब को इंडिकेट कर रही है, और जेर जो है वो जर का पता दे रही है। ठीक है, तो उसका एक या दो होने से कोई फर्क नहीं पड़ता एराब पे। जी समन के बाद है समिया। जी सर। जी समिया, आप बताइएगा ये जो लफ्ज है अव्वलु। सर इसके आखिर में पेश आ रही है तो ये रफा है। ठीक है माशाल्लाह, सही। अ, और ये बताइए अन्नासी। सर इसके आखिर में जेर है तो ये जर है, और इसके शुरू में अला आ रहा है, इसकी वजह से ये जर है। बिल्कुल सही, आला हरफ जर है इसमें, माशाल्लाह बहुत अच्छे। जी ताहिरा। जी। ये बताइएगा कलामी। ये मीम पे जो है जेर, ये यानी एक वर्ड है कलामी, तो इसका इराब क्या है कलाम का? जी ये हालत जार है। हालत जर है चूंकि मीम पे जेर आई है। और इस पे हालत जर क्यों आई है? क्योंकि कलाम से पहले एक हर्फ अटैच हुआ हुआ है बी। जो बा है, ये बा भी हर्फ जर होता है, जैसे बिस्मिल्लाह। तो ये इस्म पे एंड पे भी हम जेर बोल रहे हैं, बा की वजह से बोल रहे हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाह। जी मोमिना। जी सर, सॉरी उस वक्त मैं माइक अनम्यूट नहीं कर सकती थी। अभी आप जी जी पूछिए कोई बात मुझसे। नहीं। अच्छा वो हाँ, आपका ने पहले उसमें नहीं किया पार्टिसिपेट, कोई बात नहीं। अच्छा आप बताइएगा, ये बताइए अल अलवाही। ये जमा मुकस्सर आया। इससे पहले हमने अभी तक जितने लफ्ज देखे हैं वो सारे वाहिद है ना, ये जमा मुकस्सर है। अल अलवाही का एराब क्या है रफा नस्ब जर में से? ये इसका एराब है जर। ठीक है माशाल्लाह, बिल्कुल सही। और कैसे पता चला आपको कि एराब जर है? अलामत क्या है? क्योंकि इससे पहले हर्फ जर आ रहा। हाँ वो तो सबब है। हरफ जर वो जो फी आया उसकी वजह से इस पे जर आई है। अलामत है जो इसलिए एंड पे कसरा जेर होना है, चाहिए। हा के एंड पे जेर है। जी। ठीक है। इसी तरह जी मोमिना आप ही बताइएगा, ये कुल्ली, कुल्ली का क्या है एराब? सर जी ये भी हालत जर में है। हालत जर में है, माशाल्लाह बिल्कुल सही है। और वही जेर है जो लाम के एंड पे, वो अलामत है जर की। और इससे पहले हरफ जर आ रहा है मिन। जी ताहिरा, आप एक लफ्ज और बताइए, जो शै इन है। जी ये भी हालत जार है ना, लास्ट में वार है, जेर बिल्कुल आ सही है, रही है। बिल्कुल सही। और इससे पहले कोई हरफ जर आ रहा है शयन से पहले? नहीं है ना। जी शयन से पहले कोई हरफ ये जो जर है? पहले वाला, नहीं, वो तो कुल, कुल का वर्ड वो पूरा एक इसम है, इस कुल पे वो पेश हरफ आ जर रही है, नहीं है। तो ये रफा। नहीं नहीं, मैं उसका नहीं पूछ रहा, कुल के लफ्ज का एराब नहीं पूछ रहा। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि जैसे शयन जर में आया है, तो इससे पहले क्या हरफ जर आया है कोई जिसकी वजह से ये जर में गया है?
या किसी और वजह से इसका इराब जर है? नहीं, सवाल नहीं समझ आया। हेलो। अच्छा, वो उनका इंटरनेट का शो हो गया। हाँ, आप लोग बताएं ना, बाकी जो लोग सुन रहे हैं, ये शई जो है इसका इराब जर क्यों है यहाँ पे? सर ये मुजाफ इलैही है। हाँ, मुदाफ इलैह है। उसकी वजह ये कि इससे पहले हरफ जर तो कोई नहीं है ना, कुल हरफ जर तो नहीं है। तो अब आपके पास दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं कि जर या हरफ जर के केस में आएगी, वरना मुदाफ इलैह के केस में आएगी। तो इसका मतलब है शैयन मुदाफ इलैह के तौर पे यूज हो रहा है। जी उमैर, मौइज़तन, आप इसका बताइएगा। ये हालत नस्ब में है सर, जबर की वजह से। बिल्कुल सही, माशाल्लाह। और तफसीलन का भी बता दें। ये भी नस्ब में है जबर की वजह से। ठीक है, और ये भी बता दें कि नस्ब में कौन से इस्म होते हैं? जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक हो गया, माशाल्लाह। जी जिक्रा, जी सर। आपने पहले ली है क्लास? पहली क्लास है आपकी? जी मेरी पहली क्लास। अच्छा, आपकी भी पहले आ चुके। आपका नाम मैंने आज ही देखा। जी ठीक है, चलें, सही है। तो बेहतर है, मतलब ये क्लियर हो गया ना, ये एक ही तरह से हैं, वाहिद और जमा मुकस्सर, इनका अलामात इराब एक जैसी हैं, वो पेश, ज़बर और ज़ेर। तो इस तरीके से हम इनकी अलामात की मदद से ये पहचान सकते हैं कि वो इस जुमले में क्या मानी देंगे आगे। ठीक है, उनका रोल क्या है किसी भी जुमले में। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं पैदा हुई? आगे चलें फिर। जी सर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। वाहिद और जमा मुकस्सर गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ हमने डिस्कस किया था कि वो इसम होता है जो तनवीन नहीं ले सकता। इसकी अलामात वैसे तो ऑलमोस्ट मुनसरिफ की तरह हैं। सिर्फ एक केस है जिसमें इसकी अलामत डिफरेंट होती है, वो अभी हम देखते हैं। पहले हम इसकी कोई मिसाल ले लेते हैं। वाहिद में जैसे हम मिसाल ले लेते हैं फातिमा की, क्योंकि जो खवातीन के जितने भी नाम होते हैं या जितने भी मोन्नस इस नाम हैं अरबी में जगहों के भी, तो वो गैर मुनसरिफ होते हैं, उन पे तनवीन नहीं आती। तो मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि फातिमा एक स्टूडेंट है, तो फातिमा तू तालिबतुन। फातिमा यहाँ एज अ सब्जेक्ट यूज हो रही है, तो रफा में है और इसके एंड पे पेश है। तो ठीक है, यानी मुनसरिफ में भी पेश था रफा में, गैर मुनसरिफ में भी पेश ही आ रहा है। इसके बाद नस्ब वाला केस देखते हैं। जैसे अगर हम ये जुमला बनाएं कि मैंने फातिमा को देखा, तो फातिमा यहाँ पे नस्ब में आएगी क्योंकि वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो रअई तू फातिमा था, तो नस्ब की अलामत भी सेम है। मुनसरिफ में भी तो जबर आता है, गैर मुनसरिफ में भी जबर आता है। अब जो फर्क है मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ की अलामात में, वो हालत जर में। जर में हमने मुनसरिफ में पढ़ा है कि एंड पे हम जेर बोलते हैं, लेकिन गैर मुनसरिफ इसम जो होता है इसमें हालत जर में भी एंड पे जबर ही आता है। मिसाल के तौर पे, मैंने फातिमा को सलाम किया, तो सल्लम तू अला, अब आला हरफ जर है, तो इसके बाद जो इसम आ रहा है वो मजरूर होता है। अब अगर कोई मुनसरिफ इसम होता तो हम उसके एंड पे जेर बोलते, लेकिन गैर मुनसरिफ इसम है तो हम एंड पे जबर बोलते हैं। सल्लम तू अला फातिमा था। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें फर्क जो आ रहा है गैर मुनसरिफ में, वो आ रहा है हालत जर के अंदर। रफा एक जैसी है, रफा में मुनसरिफ में भी जबर होता है, गैर मुनसरिफ में भी। नस्ब भी दोनों की एक जैसी है जबर के साथ, लेकिन जर मुख्तलिफ है। हालत जर में मुनसरिफ इसम के आखिर पे जेर होती है और गैर मुनसरिफ के एंड पे जबर होता है। ठीक है जी। अब इसको आप कंपेयर कर सकते हैं सल्लम तो अला फातिमा को। अगर हमें ये जुमला कहें कि मैंने हामिद को सलाम किया, तो हामिद चूंकि मुनसरिफ है, तो हम बोलेंगे सल्लम तू अला हामी। दाल पे क्या हरकत आएगी? कसरा। जेर। कसरा आएगी। तो सल्लम तू अला हामिदिन, मैंने हामिद को सलाम किया। ये कोई भी लड़के का नाम है। सल्लम तू अला असदिन, सल्लम तू अला जईदिन, सल्लम तू
अला फैसल, कोई भी नाम ले ले, तो मुनसरिफ इसम जो होगा वो हालत जर में जेर लेगा, लेकिन गैर मुनसरिफ इसम हालत जर में भी जबर ले रहा होता है। क्लियर है जी? तो बस हालत जर में इसकी अलामत डिफरेंट होती है, इसमें जेर नहीं आती। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि हमें फर्क पता कैसे चलेगा अगर गैर मुनसरिफ इसम किसी जुमले में आए और उस पे जबर हो। कैसे हमें पता चल सकता है कि वो जबर हालत जर वाला है, यानी वो उसका यूजेज जर है इस जुमले में, या नस्ब है? क्योंकि जबर तो कॉमन है दोनों में, तो फिर फर्क कैसे करेंगे सर वो जर और नस्ब से में? अगर सर अगर उसकी नस्बी हालत हुई यानी कि उसके ऊपर फतहा नस्ब की वजह से मफूल बिही वो बन रहा होगा। नहीं तो फिर अगर जरी हालत को शो कर रहा होगा तो वो हरफ जर शुरू में होगा या फिर वो मुदाफ इलैहि बन रहा होगा। सही है, माशाल्लाह। अच्छा, इसमें ये बताएं कि ज्यादा यूजेजेस नस्ब के होते हैं या जर के होते हैं? नस्ब के होते हैं। नस्ब के, जैसे आपने एक एग्जांपल दी ना मफूल बिही की, वो सिर्फ एक मिसाल है। जो इस हालत नस्ब में आते हैं वो ऑलमोस्ट कोई 13-14 है। ठीक है, तादाद में नस्ब में आने वाले इसम बहुत ज्यादा है। रफा में सिर्फ दो इसम आते हैं, मुस्नद इले मुस्नद, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। ठीक है। नस्ब में बहुत ज्यादा इसम है, 12 भी हैं, 13 या 14 तक भी जाते हैं सम केसेस में। और जो जर में है उनमें भी सिर्फ दो ही इसम है। तो इसका मतलब है कि रफा वाला और जो जर वाला यूसेज है वो जरा थोड़ा महदूद है, नस्ब का यूसेज बहुत वसी है। तो इसलिए हम अगर जबर आएगा तो हम बजाय इसके कि ये सोचें कि उसका मीनिंग क्या है, हमें सीधा ये देखना चाहिए कि क्या उससे पहले हरफ जर तो नहीं है, या क्या वो मुदाफ इले वाला यानी पोजेशन वाला मीनिंग तो नहीं दे रहा, का के की वाला। तो अगर तो उसमें पोजेशन का मीनिंग आ रहा है या हरफ जर आ रहा है उससे पहले, तो फिर इसका मतलब है वो जबर जर की वजह से आई है, वरना जबर नस्ब की वजह से आई। भले उसका मीनिंग कुछ भी हो, नस्ब में वो मफूल भी ही हो, मफूल मतलब हो, ज़मीर जो मर्जी हो। ठीक है। तो नस्ब को देखेंगे तो उसके यूजेजेस बहुत ज्यादा है ना, उसको गिनना मुश्किल है। तो ये आसान है कि हम जर पे गौर कर लेते हैं, जर की वजूहात पे, क्योंकि वो सिर्फ दो हैं। ठीक है, तो उन दो में से कोई वजह मिले तो उसका इराब जर है, वरना नस्ब। क्लियर जी? अच्छा जी, तो क्लियर हो गया जो मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ में फ़र्क है उनकी अलामात में। वो बेसिकली जर के केस में गैर मुनसरिफ हालत जर में भी ज़बर ही लेता है। ठीक है, तो बस ये सिंपल है, आगे चलते हैं फिर इसके बाद। लेकिन मैं आपको जमा मुकस्सर की एक मिसाल इसमें दे देता हूँ गैर मुनसरिफ में भी। जैसे हम मसाजिद की बात कर रहे थे तो हम उसी लफ्ज़ को ले लेते हैं। मसाजिद जैसे खूबसूरत हैं तो हम कहेंगे अल मसाजिदु जमीला। तो मसाजिद रफा में आ रहा है तो एंड पे पेश है, और अगर नस्ब में आएगा तो एंड पे जबर आएगी इस पे। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कई मस्जिदें देखी, तो रअयतु मसाजिदा। ठीक है। और जर में जब आएगा उस वक्त भी इस पे एंड पे फतहा आएगी, जबर आएगा। यानी मिसाल के तौर पे मैंने कई मस्जिदों में नमाज पढ़ी है, तो हम कहेंगे सल्लैतु फी मसाजिदा। ठीक है। अब आप इसको फी मसाजिदा को कंपेयर कीजिए फी कुतुबिन के साथ, तो यहाँ नजर आ रहा है कि हम इधर जेर बोल रहे हैं मुनसरिफ में, लेकिन गैर मुनसरिफ के एंड पे हम जबर बोल रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर है? इसमें एक एक्सेप्शन होगी, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। जनरली गैर मुनसरिफ पे जेर नहीं आती, लेकिन दो केसेस ऐसे होते हैं जब गैर मुनसरिफ पे भी जेर आ जाती है, वो आगे चल के इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसके बाद आखिरी इसमें जिसमें हरकत चेंज होती हैं, और वो है जमा मुन्नस सालिम, यानी वो इसम जिसके आखिर में अलिफ ता हो। मिसाल के तौर पे हम तालिबात का वर्ड ले लेते हैं, जो फीमेल स्टूडेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर हम ये कहना चाहें कि जो तालिबात हैं वो मेहनती हैं, तो हम कहेंगे तालिबातु मुज्तहिदातुन। ठीक है। यहाँ तालिबात चूंकि सब्जेक्ट है रफा में, तो रफा में इसमें भी पेश आ रहा है। ठीक है जी। इसका मतलब है एक चीज तो हमें क्लियर हो गई कि ये तीनों तरह के इसम, यानी वो इसम जिनमें हरकत चेंज होती हैं, इन सब में एक बात तो कॉमन है कि हालत रफा में इन सब के एंड पे कौन सी हरकत होगी? फतह की। हाँ नहीं, फतह नहीं, इसको दम्मा हम कहते हैं पेश को। ठीक। जमा कर। हाँ, तो
یعنی تینوں کیسز میں چونکہ حرکت صرف 3 اسما ہی میں چینج ہوتی ہے، یعنی واحد اور جمع مکسر منصرف، اور دوسرا ہے غیر منصرف، اور تیسرا جمع مؤنث سالم. تو ان تینوں ہی کی حالت رفع کے اینڈ میں ضمہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی پیش آ رہی ہے. ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں. اس کے بعد جو نصب والا کیس ہے، مثال کے طور پہ ہم یہی والا جملہ لے لیں کہ میں نے کچھ اسٹوڈنٹس کو دیکھا، تو ہم کہیں گے رأیت طالبات. کوئی ڈفرنس نظر آیا آپ کو پہلے دونوں سے؟ اس میں اب زیر آ رہی ہے. ہاں، اس کی حالت نصب ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، وہ جو منصرف اور غیر منصرف ہیں، واحد جمع مکسر، ان دونوں میں نصب میں زبر آتا ہے، لیکن جمع مؤنث سالم کی نصب ڈفرینٹ ہے، اس کی نصب میں زیر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے جو کامن حرکت ہے تینوں کیسز میں وہ صرف ایک ہی ہے، وہ پیش ہے. پیش ان تینوں میں سے جہاں پہ بھی آئے، واحد میں، جمع مکسر میں، جمع مؤنث سالم میں، پیش ہمیشہ انڈیکیٹ کرتا ہے رفع. ٹھیک ہے، لیکن جو زبر زیر ہے وہ ڈفرینٹلی آتا ہے. اگر منصرف اسم ہے تو اس میں زیر وہ اس کو جر کو انڈیکیٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور زبر نصب کو کر رہا ہے. غیر منصرف میں زبر نصب جر دونوں کو انڈیکیٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور جمع مؤنث سالم کا کیس دیکھیں تو اس میں زیر نصب کی انڈیکیشن بھی ہے اور جر کی. تو اس کی نصب بھی زیر سے آتی ہے اور جر میں بھی زیر آتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں نے کچھ اسٹوڈنٹس کو سلام کیا تو سلمت علی طالبات، اس میں بھی زیر آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی، اب آپ کو ذرا یہ تھوڑا سا ٹریکی ہے کہ جب آپ کسی اسم کا اعراب دیکھ رہے ہوتے ہیں جملے کے اندر، اس کا آپ یوزیج سمجھنا چاہ رہے ہیں، تو بیسیکلی آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ اسم کس کیٹیگری سے بلانگ کرتا ہے، یعنی اس کی اینڈنگز کیسے آتی. اگر وہ واحد و جمع مکسر ہے تو پھر آپ پیش زبر زیر میں سوچیں گے، پیش رفع کے لیے، زبر نصب کے لیے، زیر جر کے لیے. ٹھیک ہے، اگر وہ منصرف ہے. اور اگر غیر منصرف ہے تو پھر آپ بس پیش زبر میں آپ نے دیکھنا، زبر نصب جر دونوں کے لیے آئے گا. اور اگر آپ جس اسم کو پڑھ رہے ہیں وہ اسم جمع مؤنث سالم ہے تو وہاں آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ زیر دیکھ کے ضروری نہیں ہے کہ وہ اسم حالت جر میں ہو، جمع مؤنث سالم میں زیر نصب کے لیے بھی یوز ہوتی ہے. تو اس لیے یہ کیٹیگری ذہن میں ہونا اور ہر کیٹیگری کے لیے علامات کیا ہیں یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، کلیئر جی؟ تو بس یہ 3 ہی اسما ہیں جن میں حرکات چینج ہوتی ہیں. اس کے بعد وہ اسما بچتے ہیں جن میں حروف چینج ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس پہ کور کریں گے. ایک ایکسرسائز میں شیئر کروں گا، وہ آپ لوگ اس کو ضرور حل کر لیجئے گا. کوئی سوال ہے تو وہ ہم لے لیتے ہیں.